ओके, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब बच्चों, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, हमारा चैप्टर का नेम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मो किससे रिलेटेड होता है? थर्मो इज द वर्ड विच इज रिलेटेड समथिंग टू हीट और एनर्जी। थर्मो किससे रिलेटेड है? आपका हीट और एनर्जी से रिलेटेड है ना? और डायनेमिक्स जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू समथिंग फ्लो और मोशन, फ्लो और मोशन, है ना? थर्मो जिससे रिलेटेड है हमारा हीट और एनर्जी से रिलेटेड है, और जो हमारा डायनेमिक वर्ड है वो किससे रिलेटेड? इज रिलेटेड टू समथिंग फ्लो और मोशन, है ना? तो हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होती है उसमें किस प्रकार से, किस टाइप से हीट या एनर्जी का चेंज होता है, किस टाइप से हीट या एनर्जी का चेंज होता है। सो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? it is the branch of science, it is the branch of science that deals with the energy changes, that deals with the energy changes taking place in all physical and chemical processes, in all physical and chemical processes। क्या बता रही हूं मैं? थर्मो इज रिलेटेड टू समथिंग हीट और एनर्जी, हीट और एनर्जी से रिलेटेड बात हो रही है ना? और जो डायनेमिक्स है वो किससे रिलेटेड है? हमारे फ्लो या मोशन से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जितनी भी फिजिकल प्रोसेस है या फिर जितनी भी केमिकल प्रोसेस है उसमें किस टाइप से हीट का या एनर्जी का चेंज होता है। क्या देखेंगे? किस प्रकार से, किस टाइप से हीट या एनर्जी का चेंजेस होता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के क्या एडवांटेज है, क्यों इस चैप्टर को हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कि क्यों इस चैप्टर को हम इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स की क्या एडवांटेजेस होती हैं? सो स्टूडेंट, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता चलता है? कुछ थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के क्या मिलेगा? वी विल स्टडी सम थर्मोडायनेमिक्स लॉ। इट विल हेल्प यू टू स्टडी, it will help you to study about the thermodynamic laws, है ना? सबसे पहली बात, हमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद हमें कुछ थर्मोडायनेमिक लॉस के बारे में पता चलेगा। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है ना? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ तो जानोगे, कुछ तो पढ़ोगे, है ना? तो सबसे पहली बात है कि हमको ये पता चलेगा कि थर्मोडायनेमिक्स लॉस क्या होते हैं। फिर सेकेंडली अब हमें थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स अब हमें क्या बताएगा? तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताएगा कि गिवन सेट ऑफ कंडीशन में ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। सेकेंड, हमको थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगा कि आपको एक टेम्परेचर, प्रेशर या कंसेंट्रेशन की एक ये कंडीशन दी हुई है, तो इस कंडीशन पे ये केमिकल रिएक्शन फीजिबल है कि नहीं है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन, it will help us to predict whether a given reaction will take place or not। ये जो हमें रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी इन ऑल गिवन कंडीशंस।
जो भी आपको कंडीशन दी गई हो, टेम्परेचर की कंडीशन दी हो, प्रेशर की कंडीशन दी हुई हो, वॉल्यूम की कंडीशन दी हुई हो, इन कंडीशंस में आपके केमिकल रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, ये हमको कौन बताता है? ये थर्मोडायनेमिक बताता है ना। तो पहली बात हमें ये थर्मोडायनेमिक लॉज बताएगा, और सेकेंडली हमको क्या बताने वाला है? इट विल हेल्प यू टू टेल कि ये रिएक्शन जो है वो हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्टली हमको क्या बताएगा? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट बेटा ये आपको बताएगा कि एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं। थर्ड, इट विल टेल यू अबाउट वेरियस एनर्जी चेंजेस। इट गिव्स इंफॉर्मेशन about various energy changes। तो ये तीन बातें हैं जो हमें थर्मोडायनेमिक से पता चलने वाली है। पहला क्या हो गया कि थर्मोडायनेमिक लॉ क्या होते हैं, ये हमको थर्मोडायनेमिक से पता चलेगा। सेकंड, हमको ये पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है कि भी नहीं है गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में। और थर्ड, हमको ये पता चलेगा कि कैसे एनर्जी चेंजेस होते हैं, हाउ डज द एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस। तो ये सारी एडवांटेजेस जो है हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब भाई ये तो एडवांटेजेस के बारे में बात हो गई, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब भाई जहाँ एडवांटेज होता है वहां डिसएडवांटेज तो होता है कि नहीं होता? जोइश, अमीना, मानसी, पीयूषी, याचना, रिमझिम, होता है ना बेटा? जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो उससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ओके, सो हम जानते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स? सो बेटा सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स जो डीलअप करता है ना वो बड़े बड़े मॉडल्स के साथ करेगा। मतलब ये छोटी छोटी चीजों को कंसीडर ही नहीं करता, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को ये कंसीडर ही नहीं करता। थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बड़ी बड़ी चीजों के साथ ये डीलअप करता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? इट डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक मॉडल्स, macroscopic models, and not with the microscopic मॉडल्स, है ना? ये मैक्रोस्कोपिक बड़े बड़े मॉडल्स के साथ डील करेगा। जो हमारे माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में कोई बात नहीं करने वाले, सीधे सीधे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें बताने वाला है। ठीक है, अब बेटा ये हमको ये तो बता देगा कि रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से हम कभी भी ये पता नहीं कर सकते कि इस रिएक्शन की रेट क्या है। मतलब ये रिएक्शन जो है किस रेट से हो रही है, ये हम कभी भी थर्मोडायनेमिक्स से पता नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हो गया? इसका डिसएडवांटेज हो गया। इट डज नॉट हेल्प टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? So these are the disadvantages of the thermodynamics. Is it clear to everyone?
क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही है? क्या नहीं आया अक्षय? एक दो पॉइंट्स नहीं आए बेटा? देखो, सबसे पहली बात क्या बताया मैंने? सबसे पहली बात तो ये कि ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के साथ डील करेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उनमें कैसे एनर्जी का चेंज होता है, कैसे हीट का चेंज होता है, ये नहीं बताने वाला है ना। और दूसरा ये हमको ये तो बता देगा कि ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन ये हमें ये नहीं बता पाएगा कि ये 5x की स्पीड से हो रही है, कि ये 2x की स्पीड से हो रही है, कि ये 3x की स्पीड से हो रही है। मतलब ये हमको ये नहीं बता सकता कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। अभी क्लियर है अक्षय? है ना? चलो अब हम कुछ पढ़ेंगे द टर्म्स रिलेटेड टू दी थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टर्म्स टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडाइनमिक्स। बहुत इजी इजी सी टर्म्स है, आज ये सारे टर्म्स हम क्लियर अप करते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडाइनमिक्स। और थर्मोडाइनमिक्स बहुत ऑब्वियस सा चैप्टर है जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हमारा फिजिकल है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो है नहीं, है ना। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स। अब सबसे पहले टर्म्स जो है रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स, पहला टर्म है बेटा सिस्टम। पहला टर्म क्या है आपका? सिस्टम। अब बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंटल करते हो, जिसके ऊपर भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, वो क्या होता है? सिस्टम। और उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा आपके लिए? सराउंडिंग्स, है ना। जैसे कि मैं आप लोगों के 12th क्लास के ऊपर वर्क कर रही हूँ, है ना। यू आर 11th क्लास, तो मैं 11th क्लास के ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो 11th क्लास क्या है मेरे लिए? सब्जेक्ट है। और बाकी सारी चीजें इसके लिए क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग्स हो जाएंगी। बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग हो जाएंगी, है ना। तो सिस्टम बेसिकली क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको हम? सिस्टम। So it is a specific part of universe. It is a specific part of universe which is under experimental investigation. क्या कह सकते हैं हम? Which is under experimental investigation, है ना। यूनिवर्स का ये वो पार्ट है जिस पर हम एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और बाकी बेटा सिस्टम को छोड़ के, जहां पर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उस जगह को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है? सराउंडिंग हो जाती है ना। बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग हो जाएंगी। सो द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सराउंडिंग की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट में? द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द रेस्ट पार्ट of the universe excluding the system, system को हटा के बस, है ना, excluding the system is called surrounding. उसे हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग, है ना। अब भाई सिस्टम और सराउंडिंग है तो इसके बीच में कुछ और भी होता होगा, बाउंड्री जैसी चीज भी होती होगी जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही होगी, है ना। बाउंड्री क्या होगी जो सिस्टम को सेपरेट से सराउंडिंग करेगी? जैसे कि एक बीकर है, एक बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो बीकर तो मेरा सिस्टम हो गया, और बाहर की सारी, बीकर के बाहर की सारी चीजें क्या होगी? सराउंडिंग्स हो जाएंगी। तो जो बीकर होगा, जो एग्जैक्टली बीकर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? जो बीकर के कंटेंट्स हो गए वो सिस्टम हो गए, जो बीकर होगा वो क्या हो गया आपका? बाउंड्री हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा, है ना। तो थर्ड पॉइंट हम क्या दे सकते हैं? थर्ड डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री इज व्हाट? द, ऐसे लिखते हैं, एनीथिंग, एनीथिंग, anything which separates the system, anything which
सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसे लिख दो, एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री, उसे हम क्या कहेंगे, बाउंड्री, है ना। इजी इजी सा टर्म है। एक बीकर है, बीकर के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन के जो कंटेंट्स है वो सारे सिस्टम हो गए। बीकर जो हो गया वो क्या हो गई, आपकी बाउंड्री हो गई। और बीकर के बाहर के सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी सराउंडिंग हो जाएंगी, वो सारी चीजें सराउंडिंग हो जाएंगी, है ना। तो 3 टर्म्स मैंने आपको बता दी। एक सिस्टम होता है जिस पर आप एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते हो, उस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के सारी दुनिया सराउंडिंग है ना। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो भी चीज सेपरेट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बहुत इजीली लिख सकते हैं, यूनिवर्स इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, लिख सकते हैं कि नहीं, यूनिवर्स इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यस, इज इट क्लियर, तीनों टर्म्स क्लियर है बेटा। Is it clear to everyone? Kindly note down. Okay. नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं बेटा। अच्छा बेटा, अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन अक्षय दोनों के साथ वर्क कर रहे हो तो वो आपका सिस्टम हो गया, और अगर सिर्फ आप हाइड्रोजन के साथ वर्क कर रहे हो तो वो सिस्टम है। तो आप कार्बन को क्यों सराउंडिंग कह रहे हो, बाकी सारी चीजें सराउंडिंग हो जाएंगी ना। सिर्फ हाइड्रोजन, जैसे आप हाइड्रोजन के ऊपर वर्क कर रहे हो तो वो आपका सिस्टम है। आप कार्बन को क्यों कह रहे हो सराउंडिंग, बाकी सारी चीजें सराउंडिंग है, सिर्फ कार्बन ही सराउंडिंग नहीं है, और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारी चीजें सराउंडिंग है। सो इट्स नॉट ओनली कार्बन जो सराउंडिंग है, हाइड्रोजन के आसपास जहाँ पे रूम है, आप हो, वो सब सारी चीजें सराउंडिंग है, सिर्फ हाइड्रोजन ही सिस्टम है ना, सिर्फ हाइड्रोजन ही क्या है, सिस्टम है। ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो बच्चों बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होगा आपका ओपन सिस्टम, सेकेंड वन इज द क्लोज सिस्टम, and the third one is the isolated system. Isolated system, है ना। इसको हम डेफिनेशन से नहीं, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत मजे से इसको समझते हैं। एक आपका ओपन सिस्टम है, एक आपका क्लोज सिस्टम है, और एक क्या है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। चलो ये हमारी बॉटल है ना, ये क्या है, हमारी बॉटल है। इस बॉटल का मैं ढक्कन खोल देती हूँ, है ना, ये ओपन सिस्टम हो जाएगा। इस बॉटल का हमने कैप खोल दिया, ये ओपन सिस्टम है। अब बच्चा, इससे मैं पानी भी एक्सचेंज कर सकती हूँ, पानी भी एक्सचेंज कर सकती हूँ, यानी कि मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। और ये जो ये इंसुलेटेड तो है नहीं, आइसोलेटेड तो है नहीं, तो इससे हीट भी एक्सचेंज हो सकती है, हीट भी एक्सचेंज हो सकती है ना। तो बेटा ओपन सिस्टम वही सिस्टम होता है जिससे मैटर भी एक्सचेंज हो जाए और हीट भी एक्सचेंज हो जाए, है ना। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिससे आपका मैटर भी एक्सचेंज हो जाए और हीट भी एक्सचेंज हो जाए, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, है ना। अब वही हम क्या करते हैं, इस बोतल को क्लोज कर देते हैं। इस बोतल को हमने क्लोज कर दिया। अब अगर इस बोतल को हम क्लोज कर देंगे तो क्या इसमें से मैटर एक्सचेंज कर सकते हैं,
क्या हम इसमें से मैटर एक्सचेंज कर सकते? नहीं कर सकते, लेकिन हीट तो एक्सचेंज होगी, हीट तो एक्सचेंज होगी अभी भी, है ना। तो क्लोज सिस्टम बेटा वही सिस्टम होता है जिसमें से मैटर तो एक्सचेंज नहीं होता लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकती है। अब तीसरा, मैंने एक ऐसा बॉटल ले लिया, इमेजिन कर लो ये बॉटल क्या है आपका, थर्मो फ्लास्क है, जिसमें हम कॉफी चाय वगैरह लेके नहीं जाते, बाहर पिकनिक विकनिक पे जाते हैं तो कॉफी या चाय लेके जाते हैं किसी फ्लास्क के अंदर, या गर्म वाटर लेके जाते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल इंसुलेटेड है, पूरा इंसुलेटेड है, और इसको हमने क्लोज भी कर रखा है। तो बेटा अब इसमें से ना ही मैटर एक्सचेंज होगा और ना ही हीट एक्सचेंज होगी, तब हम इसको क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आ रही है? मतलब हम ओपन सिस्टम में मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम में हम मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते लेकिन हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है और ना ही हीट का। इज इट क्लियर? ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम कौन सा होगा जिसमें मैटर भी एक्सचेंज होगा, मैटर भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज होगी, हीट भी एक्सचेंज होगी। हीट लिख लो, हीट विल बी, इफ इट्स क्लियर टू यू हीट, तो हीट लिख लेते हैं हम। मैटर भी एक्सचेंज होगा और हीट भी एक्सचेंज होगा। सानिया गुड इवनिंग, सो लेट बेटा। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, लेकिन हीट तो एक्सचेंज होगा, हीट तो एक्सचेंज होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर मैटर और ना ही हीट एक्सचेंज होगा, नाइदर मैटर नर हीट इज एक्सचेंज। इज इट क्लियर? है ना, एग्जाम्पल तो बहुत इजी से है ना। हमने क्या कर लिया, वाटर इन अ ग्लास, है ना, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वाटर इन अ ग्लास, या फिर आप ऐसे लिख लो कॉफी इन ओपन ग्लास, वाटर इन अ ओपन ग्लास। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉफी इन अ क्लोज ग्लास, कॉफी इन अ क्लोज्ड ग्लास। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉफी इन अ थर्मो फ्लास्क। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, कॉफी इन अ थर्मो फ्लास्क। अक्षय, जब कोई चीज देखो, जैसे कि टेम्परेचर अगर डिफरेंस होता है, अंदर आपकी हीट कुछ और है और बाहर की हीट कुछ और है, तो बेटा बॉडी में, दो बॉडीज में जब तक हीट का एक्सचेंज होता रहता है, जब तक कि वो हीट का बराबर बैलेंस ना हो जाए। तो आपका बॉटल है, जैसे बॉटल के अंदर कॉफी है, उसकी हीट कुछ और है, बाहर का जो टेम्परेचर है उसकी हीट कुछ और है, तो ये ऑटोमेटिक हीट का एक्सचेंज होता है ना। क्लोज है तो उसके लिए बस हम मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते। माई पॉइंट इज टू से दैट, है ना। ठीक है, चलो, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गए, एक ओपन सिस्टम हो गया, एक क्लोज सिस्टम हो गया और एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब बच्चों, अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, तुम लोगों को बताना है कि ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है कि आइसोलेटेड सिस्टम है। क्वेश्चन है, चलो बताओ, ट्यूबलाइट कैसा सिस्टम है? चलो बताओ, ट्यूबलाइट कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम? हु विल टेल मी? अक्षय, रिमझिम, आत्या गुड, आयुषी गुड, अमीना, देविका, भाई सबको समझ में आ रहा है, ट्यूबलाइट बंद रहती है बेटा, उससे कोई मैटर का एक्सचेंज थोड़ी ना होता है, सिर्फ हीट का एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम है। ट्यूबलाइट इज अ क्लोज सिस्टम, ये स्टूडेंट्स, ट्यूबलाइट इज अ क्लोज सिस्टम, है ना। चलो नेक्स्ट बताओ, अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, ये सैटेलाइट इन ऑर्बिट ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम है?
सैटेलाइट इन ऑर्बिट ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड है? ओहो, नो आत्या, आयुषी, देविका सब गलत हो। अमीना गुड बेटा। Yes, it's a closed system बच्चों, it's a closed system. सैटेलाइट जब ऑर्बिट में घूमेगी तो उसका मैटर एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन उससे हीट तो निकलती जाती है। वो एक क्लोज सिस्टम होता है। वो क्या होगा? एक क्लोज सिस्टम होगा। अच्छा चलो, हमारी क्लास चल रही है। क्लासरूम कैसा सिस्टम है? क्लासरूम कैसा सिस्टम है? ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड? क्लासरूम कैसा सिस्टम है? ओपन, क्लोज या आइसोलेटेड? एक गलत जवाब देगा और सारे सबको गलत जवाब भी देगा। ओपन सिस्टम होता है बेटा। क्लासरूम में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। क्लासरूम में कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। इट्स एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम होगा बच्चा। अमीना, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। अरे अगर गेट अक्षय, अगर गेट बंद भी होगा तो लॉक करके क्या तुम क्लास के अंदर नहीं आ सकते हो? अमीना, आर क्लास इज ऑनलाइन बच्चा, लेकिन इस ऑनलाइन क्लास में भी तो कोई भी पढ़ सकता है ना। चलो, अर्थ कैसा सिस्टम है? ओपन, क्लोज या आइसोलेटेड? अर्थ कैसा सिस्टम है? ओपन, क्लोज? ये सात्या, अक्षय, अब आया तुम लोगों को समझ में। ओपन सिस्टम है भाई। वाटर इन अ थर्मोफ्लास्क कैसा सिस्टम है? वाटर इन अ थर्मोफ्लास्क कैसा सिस्टम है? ये सबको पता है, थर्मोफ्लास्क होगा तो भाई हीट तो एक्सचेंज होने नहीं वाली। आइसोलेटेड सिस्टम है ना। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ दी सिस्टम। ये क्या है? हमारे सिस्टम के टाइप्स। चलो, वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी, नेक्स्ट डेफिनेशन ही है अभी, स्टेट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है? नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब तो हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये स्टेट ऑफ द सिस्टम आखिर है क्या? तो बच्चों, ऐसा कोई भी सिस्टम होता है, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज जैसे उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या है ना। तो बेटा, सिस्टम की एक ऐसी स्टेट जो उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करे। सिस्टम की एक ऐसी स्टेट जो उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करे या फिर
कोई भी प्रॉपर्टीज जिसको हम मेजर कर सकें, लाइक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम, या स्टेट वेरिएबल भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी बोलते हैं, और चाहे तो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक, देखो इसके तीन नाम है। सबसे पहला नाम क्या है, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। दूसरा नाम क्या हो गया आपका, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। और तीसरा नाम क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एंड दी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। तो अब बच्चा ये क्या होता है स्टेट वेरिएबल, तो बेटा ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज which define, which define any state of the system, which define any state of the system is called state variable. उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल, है ना। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है उसे क्या बोला जाता है, स्टेट वेरिएबल। अब किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं अगर किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो उसकी स्टेट भी चेंज होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। इसमें हम दो चीजें डिफाइन करेंगे, एक होता है स्टेट फंक्शन बच्चों, एक होता है हमारा स्टेट फंक्शन, एंड द अनदर टर्म इज द पाथ फंक्शन। एक होता है हमारा स्टेट फंक्शन और दूसरा टर्म है हमारा पाथ फंक्शन। अब बेटा ये तो नाम से ही समझ में आना चाहिए, पाथ फंक्शन क्या होता है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा उसे हम पाथ फंक्शन बोलेंगे, और स्टेट फंक्शन क्या होता है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। पाथ उसने क्या ले रखा है, लेफ्ट गया, राइट गया, हमें मतलब नहीं है, हमें तो किससे मतलब है, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है ना। सो स्टेट फंक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, दोज स्टेट वेरिएबल्स, दोज स्टेट वेरिएबल्स which depend only on the initial and final position of the system, या फाइनल स्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, those state variables, those state variables which depend on the path of the system, on the path of the system, उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। अब बेटा जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं इनको हम कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जितने भी हमारे पाथ फंक्शन होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से डोनेट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ओके, जैसे कि देखो इसमें एनर्जी आ जाएगा, अभी हम ये सब पढ़ेंगे, टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें पाथ फंक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, हीट आ जाएगी, वर्क आ जाएगी, ये सब क्या होगा हमारे पाथ फंक्शन, इनको हम स्मॉल लेटर से डोनेट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो होती है कौन सा पाथ कवर्ड हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन सा पाथ कवर हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक।
Is it clear to everyone? State of the system. ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखें. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. नेक्स्ट क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में बेटा सबसे पहली प्रोसेस है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस. सबसे पहली वाली प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस. अब बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, नाम से समझना है हमको. आइसो का मतलब क्या होता है? सेम. और थर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर. थर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर. यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या रहता है हमारा? टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? आइसोथर्मल प्रोसेस. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, इजी है. सेकेंड प्रोसेस है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस. अब बच्चों आइसो इज रिलेटेड टू व्हाट? सेम. आइसो इज रिलेटेड टू व्हाट? सेम. एंड बारिक इज रिलेटेड टू व्हाट? द प्रेशर. प्रेशर. तो ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है हमारा? कांस्टेंट. ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट. उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है याशना, द स्लाइड इज नाउ रिमूव बिकॉज वी हैव ज्वाइंड अगेन. सो आई हैव ओनली दिस स्लाइड ओनली बेटा. आइसोबारिक प्रोसेस. नेक्स्ट होती है हमारी आइसोपोरिक प्रोसेस. आइसोपोरिक प्रोसेस. तो आइसो इज रिलेटेड टू व्हाट? सेम. एंड पोरिक इज रिलेटेड टू व्हाट? द वॉल्यूम. तो इस प्रोसेस में क्या रहता है आपका? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. इस प्रोसेस में क्या होता है आपका? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. सिमिलरली अगर हम फोर्थ प्रोसेस के बारे में बात करें तो वो होती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों क्या कांस्टेंट रहता है? इसमें हीट कांस्टेंट रहता है. इसमें क्या रहता है आपका? हीट कांस्टेंट रहता है. ठीक है. और एक होती है हमारी साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं सब जीरो होते हैं. जितने भी हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं सब जीरो होते हैं. ऑल स्टेट फंक्शन आर जीरो. क्योंकि ये प्रोसेस जहां से चालू होती है वहीं पर खत्म हो जाती है ना. यहाँ से चालू हुई और यहीं पर खत्म हो जाएगी. तो इसलिए सारे स्टेट फंक्शन क्या होते हैं इस प्रोसेस में? जीरो होते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. Is it clear to the? Is it clear to everyone? सारे टर्म्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. हमें ना फोर्थ वाली कुछ नहीं है ना. फोर्थ वाली एडियाबैटिक होती है. एडिया वर्ड इज रिलेटेड टू समथिंग हीट बेटा. हीट से रिलेटेड होता है. इसलिए उसमें क्या कांस्टेंट रहता है? क्यू किसके लिए? हीट के लिए. यहाँ पे पी किसके लिए बेटा? प्रेशर के लिए. यहाँ पर वी किसके लिए है? वॉल्यूम के लिए है. और यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस में तो हमारा प्रेशर हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे हीट हो, चाहे एनर्जी हो, सबका सब क्या रहता है? जीरो. नाउ इट इज क्लियर अमीना?
सबको इतना क्लियर है? हमने जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे मैंने आपको पहले बताया थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मो इज रिलेटेड टू व्हाट? फ्लो। एंड डायनेमिक्स किससे? थर्मो इज रिलेटेड टू व्हाट? हीट और एनर्जी। और डायनेमिक्स का मतलब क्या था? फ्लो और मोशन। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स में कैसे एनर्जी टेक प्लेस होता है वेरियस फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में। फिर हमने देखा सिस्टम क्या होता है जिसपे हम एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सराउंडिंग्स क्या होता है? सिस्टम को छोड़ के सारी चीजें क्या है? हमारी सराउंडिंग्स। और बाउंड्री क्या थी? जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है उसे हमने बाउंड्री कह दिया था, है ना। बेसिकली वहीं पर हमारे सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गई। फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम देखा था, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम क्या था? जिसमें हमारा हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है। क्लोज सिस्टम क्या था? जिसमें हमारा मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकता है। और आइसोलेटेड क्या था? जिसमें ना ही हीट एक्सचेंज हो सकता है ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना। ये हो गया। उसके बाद हमने टाइप्स, स्टेट वेरिएबल देख लिए, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। देन दीज आर सम टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ये क्या हो गए हमारे कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के टाइप्स। यहां तक सबको क्लियर है? आयुषी, सान्या, रिमझिम, अमीना, जोएश, देविका, आत्या। Okay, student, there is some network issue, so that we will continue our class in the next session. ठीक है? Till then, students, study hard. Bye bye. Bye everyone. Yes, thank you. Bye.